बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और इस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सकें, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है आज़ाद कश्मीर में, उनका वज़ीर आज़म है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फ़ैसले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है। जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार ज़िम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध की बेटी हूँ। कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूँ। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियाँ बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता आवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपये लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपये लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपये का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज़्यादा उम्मीदें बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए, ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले, इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मरतबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया ये जाएगा और ये अहकामात जारी किए गए हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आएं और वहाँ पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखें हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने ज़ाती होते ही हैं ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने ज़ाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी। मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएंगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, रॉ के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे।
वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा। बहरहाल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये हरकत की है, इसका खुमियाजा तो PMLN को भुगतना पड़ेगा आज के इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीरी इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इनको एतमाद बड़ा है, एतबार बड़ा है इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इनको पता है कि वहाँ के जो सेक्टर कमांडर साहब हैं या वहाँ के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, ये लोग हमें जितवा देंगे। PTI वैसे ही मुकाबले से बाहर है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। तो ये टोटल 4-5 जमातें हैं जो इलेक्शन में, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का और फजल रहमान साहब का इत्तेहाद हुआ है। PMLN जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रही है और एक इत्तेहाद करवाया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और IPP का। तो ये जनाब 4-5 जमातें हैं जिनके लिए मैदान खुला छोड़ा गया है और इन्हीं में सीटें बांट के तो आपस में इनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और इनको पता है कि हुकूमत बनाने के लिए हमें अवाम की ज़रूरत नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनके जूते हम पॉलिश करेंगे वो हुकूमत बना कर देंगे। तो इसलिए अब ये किसी को गद्दार कहें, चोर कहें, डाकू कहें, लोगों को नाराज़ करें, इससे इन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अलीमा खानम नाजरीन जहाँ जहाँ पब्लिक में जा रही है काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, ये तीनों मुतालबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा जी जो हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और हमने पार्टी से भी कहा है कि आप प्लानिंग करें और तैयारी पकड़ें, हम तैयार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा किया जाए, उनकी मुलाकातें बहाल की जाएं, उनके तमाम कानूनी हकूक बहाल किए जाएं। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा जी हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो वो अपने घरों को जाएं, ना इंसाफी करके मुजरिम ना बने, अदालतें बंद करें और अपने घर जाएं। ना इंसाफी करने वाले जजेस घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे? इमरान खान को जेल में रखने के बदले हराम का पैसा घर ला रहे हैं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट जाएं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये जनाब अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। इसमें ना एक चीज़ आप और देख लें कि अलीमा खानम ने कहा कि 5 अगस्त को हम एक फैसला कुन मार्का करेंगे। देखें, दोनों की एहतजाज तो दोनों करना चाहते हैं, मकसद भी एक है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, अव्वल तो अभी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। अभी तो इक़्तिदार के अंदर आप तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार या तहरीक इंसाफ का मेंबर आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी फारिग की हुई है। तो एक तरफ जो लीडरशिप है उसका मकसद भी ये है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। जो इमरान खान की बहनें हैं या अलीमा खानम है या पब्लिक के साथ जो उनका एक रिलेशन बना है पिछले चंद दिनों में हमने देखा, उसका मतलब भी यही है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। लेकिन मुझे ना इनके अंदर कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर नज़र नहीं आ रही। अलीमा खानम ये कहती है कि 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो जाना चाहती हैं अडियाला की तरफ, वो जाना चाहती हैं एहतजाज की तरफ, और वो भरपूर एहतजाज करना चाहती हैं 5 अगस्त को। जबकि लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हम तो एक जलसा करेंगे और जलसे में आइंदा के लिए हम लायामल देंगे, यानी हम बताएंगे कि आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं, या तहरीक का जो ऐलान है वो हम करेंगे। वहाँ पे तहरीक का ऐलान कई मरतबा हुआ, लायामल का ऐलान भी कई मरतबा हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये बातें इमरान खान की बहनें भी समझती हैं। जेल में इमरान खान साहब को ये बातें समझ आ रही थी, वो अहकामात जारी करते थे, फिर उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई। अब वो जेल में किसी से मिलेंगे, कोई बात करेंगे, बात बाहर आएगी तो फिर ही पता चलेगा ना। तो जब उनकी मुलाकातें बंद कर दी, बातचीत हो नहीं सकती, उनका पैगाम बाहर आ नहीं सकता, तो फिर कौन तय करेगा? फिर तो इमरान खान साहब के जो पुराने पैगामात हैं वही तय करेंगे। अब पुराने पैगामात इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरल हैं और वो लगाए जा रहे हैं। 2 चीज़ें बहुत वायरल हुई, एक अलीमा खानम, इमरान खान की पुरानी फुटेज उनके साथ जोड़ के दिखाई गई, और दूसरा जो ज़्यादा हमने देखा इमरान खान साहब के पुराने ट्वीट्स जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए थे अपनी पार्टी को, सुहेल अफरीदी को या जो जुनैद अकबर साहब हैं उनको या बाकी लोगों को, वो अहकामात या पार्टी को या लोगों को जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, वो सारी चीज़ें दोबारा वायरल की जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो दबाव काफ़ी बढ़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है
आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर, उनके हुक्म का इंतज़ार है, अलीमा खानम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है इमरान खान की बाकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, या मईशत का पहिया चल पड़ेगा, या ये तहरीक रुक जाएगी, या इमरान खान की सोच बदल जाएगी? नहीं, इमरान खान और सख्त हो जाएगा। आप जालिम का एक और स्टेटस पा लेंगे, आप जुल्म में एक दर्जा आगे चले जाएंगे और मजलूम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। यह सिलसिला रुकना नहीं है। आप एक सिलसिला बंद करेंगे, एक आवाज को बंद करेंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। आप दूसरी आवाज को बंद करेंगे, तीसरी खड़ी हो जाएगी। ये मुजामत है और ये चलती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में, कभी किसी खातून की आवाज में कभी किसी मर्द की आवाज में, कभी बहुत जोरदार तरीके से कभी हल्के हल्के अंदाज में, कभी ओन खोसा की तरह कोई आदमी उठेगा और वो एक ऐसा इशारा दे जाएगा जिससे आपका सारा बयानिया दबरदूस हो जाएगा। कभी कोई बहुत मजबूत आवाज़ अरशद शरीफ की तरह उठेगी और वो दो ऐसे जुमले बोल देगी जो आपका पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जान नहीं आपकी छूटनी जब तक कि आप अपने आईनी किरदार में वापस नहीं जाते। ये बात मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, जितनी जल्दी इनको समझ आएगी उतना पाकिस्तान का भला हो जाएगा और उतना ही पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर रहेगा। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा जी ये लगभग 3,000 अरब रुपया ये लूट के गल्फ ममालिक में ले गए। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल कर लिया राणा सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने पूछा जनाब कि आपने कहा था कि 3,000 अरब ये ले गए लूट के, तो इसकी तफसीलात क्या है? राणा साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जी आपको यह हक ही नहीं पहुंचता सवाल करने का, यानी हम जिस पे मर्जी इल्ज़ाम लगाएं आप सवाल भी नहीं कर सकते। देखिए, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ ना, 3,000 अरब जो चोरी होकर गया वो राणा सनाउल्लाह की जेब से या नवाज शरीफ की जेब से तो नहीं गया। जो वो कहते हैं जी हमारा पैसा गया, आपको क्या लगे, नहीं, ये कौम का पैसा चोरी होकर गया। और जो मीडिया काम करता है वो लोग देखते हैं ना, उसको सुनते हैं। तो मीडिया ने तो वो खबर पे काम करना है। जब 3,000 अरब चला गया तो मीडिया तो पूछेगा जनाब आप कह रहे हैं चला गया, कहाँ चला गया, कौन ले गया और कैसे वापस आएगा? ये सवाल तो मीडिया को करने हैं। तो राणा साहब कहते हैं नहीं जी इससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी, यानी इससे बदएतमादी, यानी आप पीठ पीछे एक दूसरे को जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आपके स्टेटमेंट के ऊपर आपसे सवाल भी ना किया जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, ये राणा सनाउल्लाह की ना पुरानी आदत है, मैं बताता हूं कैसे। ये बात है उस वक्त की जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वापस आने के बाद वजीर आला बना पंजाब का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका एहतजाज बहुत ज़्यादा वसी हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में एमरजेंसी भी बंद हो गई और आउटडोर भी बंद हो गया। कुछ मरीजों का इंतकाल हो गया। हुकूमत ने डॉक्टरों के ऊपर पर्चे देना शुरू कर दिए कि जो मरीज मरे हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, डॉक्टरों की और हुकूमत की सुलह हो गई। जब ये डॉक्टर और हुकूमत इकट्ठे बैठे हुए थे तो हम मीडिया वालों ने वहां पे सवाल पूछा कि जनाब जो मरीज मर गए थे आप लोगों की लड़ाई में, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राणा सनाउल्लाह ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त कहा था उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है। तो मीडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए, जनाब हम कहां से आगे जिम्मेदार? कहते जी क्योंकि आप खबरें दे रहे थे लोग मर रहे थे, तो आपने बताया लोग मर रहे थे, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब गोलमोल जवाब देके निकल लिए। डॉक्टर भी इनकी शक्ल देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है। हम भी सोच रहे थे यार अजीब डिटाई है, यानी पहले खुद आपस में लड़ते रहे, मरीज मर गए, पर्चे डॉक्टरों पे दे दिए। आज जब सुलह हुई तो हमने पूछा जनाब कि जो मर गए मरीज उनका क्या बनेगा? तो उस पर हमें जवाब क्या दिया कि जनाब उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है ना हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। तो ये पुराना वारदात का तरीका है। मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया 100 अरब डॉलर। आसिम मुनीर साहब कह रहे थे पैसा लेकर पाकिस्तान आऊंगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा गया कहां पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज़ मुझे एक पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मुझे माजी में कुछ चीज़ों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं बंद होने देते।
अहमद मीर साहब को जब कभी ऑफ एयर भी किया गया तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ना वो अपनी आवाज़ बंद नहीं होने देते, वो बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी वो थक जाते हैं, डर जाते हैं। जब उनका टीवी चैनल उनसे छीन लिया जाता है वो बोलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, जब खुलेगा टीवी चैनल तो फिर देखेंगे। नहीं, अहमद मीर साहब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मुकाबला करते हैं। ये उनकी अच्छी बात है। मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी। ये वज़ीर आज़म की टेबल पे पड़ी हुई है सारी, और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है। एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन एक किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएंगी। अहमद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई हैं। ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। आज हामिद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूँगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नज़र से मज़ीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे और हमें मज़ीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में इन्होंने बहुत गंद मारना है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि ये 28वीं को रोते हो, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमियों को गोली मार सकते हैं, वहां पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार हम तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पे ये कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हज़ार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है DW न्यूज़ पे। देखिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से हमेशा से नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा, हमेशा से कहा जाता रहा पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पे इंतहा पसंदी है, ये माली नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर है, इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर है, फ़ौज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इस मुल्क में, जमहूरियत नहीं है, तो ये जो एटमी असासे हैं ये महफूज हाथों में नहीं है। बार बार ये कहा जाता रहा, मादी में प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। अभी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसके हवाले से जर्मनी का एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारा है DW, उसने एक डॉक्यूमेंट्री, ये 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने कीड़े निकाले हैं। डॉक्यूमेंट्री का उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट ए क्रॉस रोड, यानी एक दोराहे के ऊपर खड़ी हुई न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान। ये इनका एक जो नाम रखा डॉक्यूमेंट्री का वो इन्होंने ये रखा। वो कहते नहीं यहाँ इंतहा पसंदी है, आदम बर्दाश्त है, तशद्दुद में इजाफा हो गया है, मालियाती दिवालियापन है, मईशत बहुत नाकस है पाकिस्तान में, सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, मुल्क का सबसे मकबूल आदमी जो है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ। हर चीज़ उन्होंने एक एक बताई और बता के उन्होंने कहा जी कि जो एक कमज़ोर और बदनवान सियासी अशराफिया और सियासत पर फ़ौज का मजबूत कंट्रोल है इस वक्त, ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद वो